सर आ रही है। हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज। हाँ नमस्कार। नमस्कार कहाँ से हो हनुमान जी? सर, मैं बीकानेर से। अच्छा बीकानेर बताया ना आपने। आप ये कौन सा अटेम्प्ट है आ रहा है इसमें? सर दूसरा। ओके, तो अभी जॉब में हो? नहीं सर। ओके, क्या कर रखा है? सर मैंने बीटेक किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में। ओके, ठीक है, शुरू करते हैं। जी सर। सबसे पहले तो ये बताइए कि बीटेक के बाद तो इंजीनियरिंग फील्ड का अच्छा स्कोप है आगे, आपने प्रशासन को क्यों चुना? जी सर। सर बिल्कुल सर, मैं बीटेक के बाद इंजीनियरिंग की फील्ड में जा सकता था, परंतु जब मैं इंजीनियरिंग के दौरान ही मेरे परिवार से एक आईएएस लगे थे, तो पहली बार सर मुझे मोटिवेशन मिला था। उसके बाद में सर ग्रेजुएशन के बाद में मैंने करियर चॉइस के रूप में जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन है, जैसे सर इसकी सेवा शर्तें हैं या सामाजिक परिवर्तन के लिए जो एक सक्षम बनाता है, इसके अलावा सर कार्य विविधता है, तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए मुझे ओवरऑल कॉम्बिनेशन के रूप में सर ये बेहतर लगा। ओके, तो आपका जो अध्यापन पृष्ठभूमि रही, अध्ययन पृष्ठभूमि रही है, जो आपने इंजीनियरिंग की है, उसका प्रशासन में फिर क्या उपयोग रहेगा? वो तो आपको नहीं लगता कि वो मेहनत काम नहीं आएगी? जी सर, इसका एक सबसे बड़ा ये है कि ये सर एक वेस्ट ना जाकर ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्टमेंट की तरह है। इसके अलावा सर वर्तमान में जो ई गवर्नेंस है या जितनी भी ई रेगुलेशन करती है, गवर्नमेंट करती है, तो उसमें सर एक मैं सहज रहूंगा किसी अन्य अधिकारी के अपेक्षा। और इसके अलावा सर इंजीनियरिंग और साइंस बैकग्राउंड से होने के कारण लॉजिकल अप्रोच है या साइंटिफिक टेम्परामेंट है या चीज़ों को तार्किक होकर देखना, और इसके अलावा सर तटस्थ होकर देखना, ये चीज़ें मेरे हिसाब से जो मेरा बैकग्राउंड है उसके कारण बेहतर हुई। ओके, तो जैसे आप अपना जो फील्ड है उसका उपयोग अपनी सर्विस के दौरान कैसे करोगे? सर एक तो सर वर्तमान में जो ई गवर्नेंस की जितनी भी होती है योजना, जिसके तहत होता है ग्राम स्तर पे, चाहे वो अटल सेवा केंद्र या राजीव गांधी सेवा केंद्र, इसके अलावा सर जो एसडीएम ऑफिस या अन्य ऑफिसों में सर जो इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से जितने भी कार्य हैं, उन कार्यों में एक सहज रहूंगा। इसके अलावा सर जागरूकता के लिए या जो कोई और अभियान चलाना हो, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम या ऑनलाइन माध्यमों का प्रयोग करने में मैं अपनी जॉब का कार्य कर सकता हूँ। इसके अलावा सर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अधिकारी को तटस्थ होना चाहिए, तो उसके लिए एक साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, तो वो भी मेरी जो पृष्ठभूमि है उससे प्राप्त। ओके, साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या होता है? सर साइंटिफिक टेम्परामेंट में चीज़ों को वस्तुनिष्ठ आधारों पर देखा जाता है, जिसके अंदर एक पूर्वाग्रहों से ग्रसित नहीं होता है, और इसके अलावा चीज़ों में जो एक हम कह सकते हैं कि जो अंधविश्वास से भी परे हो, और इसके अलावा लक्ष्य उन्मुखी हो, जो परिणाम उन्मुखी हो, चीज़ों को ऐसे देखते हो कि जैसे एक दो कार्यों को यदि या विभाग के बीच में समन्वय करना है अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच में, तो भी वो एक लॉजिकल अप्रोच के माध्यम से। अच्छा, आपने कहा वस्तुनिष्ठता, क्या होती है वस्तुनिष्ठता? पर वस्तुनिष्ठता का आधार होता है जो सभी व्यक्तियों के लिए समान होती है, अर्थात इसमें सर पूर्वाग्रह या धारणा या अन्य किसी चीज का स्थान नहीं होता। विशुद्ध रूप से सर इसमें जो भौतिक या तथ्यों के आधार पर जो वस्तु हो उसको हम वस्तुनिष्ठता कहते हैं। इसको उदाहरण से समझ सकते हैं कि सर जिस प्रकार कोई वस्तु या कोई संख्या 5 रखी हुई है कोई चीज, तो सभी के लिए 5 है, परंतु किसी व्यक्ति के बारे में कि वो अच्छा है या बुरा है, वो सभी लोगों की अलग अलग राय है, तो वो आत्मनिष्ठता हो गई, और ये सब वस्तुनिष्ठता हो गई। गुड। अच्छा, ये बताएं कि एक वर्ड आता है तटस्थता और दूसरा शब्द आता है असंलग्नता, इन दोनों में क्या अंतर है? तटस्थता का मुख्यतः प्रशासन में ये तो होता है कि आप राजनीतिक विचारधारा या राजनीतिक दल किसी के दोनों के प्रति किसी तरह की धारणा या विशेष अनुग्रह नहीं रखेंगे।
और जो सर असंलिप्तता है या तो उसमें के तहत है कि सर जो निजी स्वार्थ है, इसके अलावा सर कार्य करने के दौरान भाई भतीजावाद हो गया या आपके जो इमोशनल रिलेशन हो गए, तो उनसे परे होके कार्य करना। आपको लगता है कि व्यवहारिक तौर पर कोई व्यक्ति अधिकारी बनने के बाद में अपने परिवार को उतना कर्तव्यों में प्राथमिकता नहीं दे पाए? वो एक, जैसे एक व्यक्ति आपका भाई है और एक व्यक्ति कोई अननोन है, और क्या आप उनको इक्वली ट्रीट कर पाओगे? जी सर, मैं प्रशासनिक कार्य जितने भी है, उनके दौरान मैं सर दोनों को समान रूप से ट्रीट करूँगा और इसके लिए सर हमें ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा हमारे मूल्यों का परीक्षण इंटरव्यू परीक्षा के माध्यम से होता है और साथ ही सर जॉब के दौरान भी जो इस प्रकार की ट्रेनिंग्स होती है या दूसरा जो पर्यवेक्षण, कंट्रोल या निर्देशन होता है, इसके अलावा न्यायपालिका का कंट्रोल, तो ये सभी चीज़ें ये सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति तटस्थ होकर काम। ओके, अच्छा। बताएं कि एक प्रशासक में 4 सर्वप्रमुख गुण कौन से होने चाहिए? एक तो सेवा की भावना मेरे हिसाब से प्रशासक में सबसे प्रमुख होनी चाहिए और सत्यनिष्ठा, हाँ, इसके अलावा सर तटस्थता की भावना होनी चाहिए। और 3 हो गए। तो और इसके अलावा सर यदि व्यक्ति समानुभूति की भावना रखता है तो भी सर वो बेहतर है। समानुभूति, अच्छा, एक सहानुभूति और समानुभूति, इसमें क्या उसको रखना चाहिए? दोनों में से पहले तो अंतर बताइए और फिर दोनों में उसको किस चीज को प्राथमिकता देना चाहिए? सहानुभूति का अर्थ होता है सर किसी की जो दुख होता है उसको हम स्वीकार करते हैं कि वो परेशानी में है और उसके प्रति हमारी एक मौखिक रूप से मुख्यतः इसमें भावना प्रकट करते हैं कि आप परेशानी, परंतु समानुभूति में सर हम उसके दुख को महसूस करते हैं और उसका समाधान करने की भी कोशिश करते हैं। मेरे हिसाब से सर समानुभूति तो एक प्रशासक में होना ज्यादा बेहतर रहता है। ओके, अच्छा, अगर इन चारों में से आपको कहा जाए कि किसी एक गुण को सर्वप्रथम रखिए, तो आप किसको रखोगे? सत्यनिष्ठ का सर मैं सर्वप्रमुख रखना चाहता हूँ। ओके, क्या होता है सत्यनिष्ठा? सत्यनिष्ठा में सर मैं जिन मूल्यों में विश्वास करता हूँ वो मैं सर बात करते समय और काम करते समय उन पे दृढ़ निश्चय या उन पे बना रहूं, ये सत्यनिष्ठा होता है। ये सर अंग्रेजी शब्द इंटीग्रिटी से लिया गया है, जिसका अर्थ है कि हमारे जो विचार, मन, वचन, कर्म तीनों रूप से समान होने चाहिए। ठीक है, आप एक आरएस अधिकारी हो, अब आप सत्यनिष्ठा को कैसे अप्लाई करोगे? सत्यनिष्ठा में ये होता है कि एक तो सर दबाव के समय और इसके अलावा जब व्यक्तिगत हित सामने हो जाते हैं या भाई भतीजावाद, जिसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि रिश्तेदारों या दूसरे अन्य प्रकार का एक मनोवैज्ञानिक दबाव कह सकते हैं, तो इस दौरान सर व्यक्ति जो मूल्य हमें सिखाए जाते हैं ट्रेनिंग के दौरान या जिन पे हम विश्वास करते हैं, तो उनका उन विपरीत परिस्थितियों में भी उन पे बने रहना और अपनी ड्यूटी के दौरान भी उन्हें लागू करना। चलिए, अभी मैं विश्लेषण करूंगा। और अच्छा, ये बताइए कि गांधीवादी मूल्य किनको कहा जाता है? सर गांधीवादी मूल्यों में एक तो सर सर्वोदय है, सभी का सभी प्रकार से जो विकास है वो। इसके अलावा ट्रस्टीशिप की भावना, इसके तहत आप उत्पादन की दृष्टि से तो पूंजीवादी हो सकते हैं, परंतु वितरण की दृष्टि से आपको समाजवादी या साम्यवादी होना चाहिए। राइट, और इसके अलावा सर उन्होंने ग्राम स्वराज की भावना रखी थी, इसके तहत एक तो विदेशी शासकों से मुक्ति, इसके अलावा ग्राम स्तर पर ही गांव की सभी जरूरतें पूरी हो जाना, और इसके अलावा उन्होंने स्वराज को भी एक अलग से परिभाषित किया था, जिसके तहत व्यक्ति की इंद्रियों पर व्यक्ति के मन का स्वराज होना। आप मुख्य जो 2 मूल्य है गांधी के, उन पे आप आए नहीं अभी तक। सॉरी सर, सत्य और अहिंसा। हाँ, ठीक है। अच्छा, आपको लगता है कि मूल्य वर्तमान में भी प्रासंगिक है? जी सर, ये वर्तमान में भी प्रासंगिक है। इसका हम देख सकते हैं कि अहिंसा के कारण ही सर विश्व स्तर पर आज जो प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध का दौर है वो अब नहीं आया है। इसके अलावा सर सत्य, क्योंकि आज लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा
जिसमें न्यायपालिका के द्वारा सत्य या इसके अलावा कार्यपालिका में लोकतंत्र के माध्यम से भी अब सत्य की जो एक कह सकते हैं सत्ता है, जैसे पहले तलवार की सत्ता थी। ओके, तो गांधी किस रूसी साहित्यकार से प्रेरित थे? सॉरी सर, मैं याद नहीं कर पाया। ओके, आपके आदर्श कौन है? सर मैं किसी एक व्यक्ति को तो ये उतना एक के बारे में ना तो पढ़ पाया हूँ, और तो किसी एक व्यक्ति को तो आदर्श के रूप में नहीं कह सकता, परंतु महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और श्री भीमराव अम्बेडकर, जो कि मुझे इनकी जो बहुत सी चीजें बेहतर लगती है, तो एक सर मैं व्यक्तिगत तौर पर एक को तो नहीं कह सकता, पर सामूहिक रूप से आदर्श के रूप में मानता ओके, तो आप इन चारों के बारे में ये बताइए कि इन चारों से आपने क्या ग्रहण किया? कौन से इनके मूल्य हैं जो आपने अपने जीवन में आदर्श के रूप में स्थापित किए? सर महात्मा गांधी का हम तो कि हमें दूसरे पशुओं से अलग बनाते हैं, जिसके तहत सर सत्य या अहिंसा के माध्यम संघर्ष के स्थान पे सहयोग, और इसके अलावा सर सह अस्तित्व की भावना, जो कि हम महात्मा गांधी के मुख्यतः आदर्शों, इसके अलावा उनके कर्मों में भी देख सकते हैं। ठीक है, नेहरू से बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर जो 1947 के बाद हमें भारत था, तो उसमें सर जातीय, धार्मिक और सांस्कृतिक इतनी विविधता थी, उसे बनाए रखने के लिए उन्होंने एक अतुल्य कह सकते हैं कि उदाहरण पेश किया था। क्योंकि पश्चिम के देशों द्वारा ऐसा कहा गया था कि भारत की विविधता को देखते हुए ऐसा लगेगा कि ये 10 साल से अधिक ये देश नहीं रह पाएगा, परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उस समय जो नवीन आजाद भारत था, संस्थाओं का निर्माण हो या इस प्रकार की परंपराओं का निर्माण हो, ये आज भी हमारा देश सर एकल रहा हुआ है। इसके अलावा सर उनकी विज्ञानवादी जो सोच थी वो बहुत बेहतर थी। ठीक है, नेहरू जी हो गए, गांधी हो गए, और अम्बेडकर जी, बताएं अम्बेडकर के बारे में। सर अम्बेडकर जी एक व्यवहारिक, इसके अलावा एक विशिष्ट दृष्टिकोण से देखने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने विशिष्ट दृष्टिकोण में उन्होंने समाज की उस वर्ग को भी ध्यान में रखा जो कि सदियों से दबा कुचला आ रहा था, और उसे कहीं ना कहीं संस्कृति के आधार पे दबा कुचले को उसको जस्टिफाई भी किया जा रहा था। तो उन्होंने कुछ व्यवहारिक रास्ते दिखाए, जिनमें सर वो आरक्षण की व्यवस्था हो या संविधान का निर्माण में जो SC/ST और SC/ST के लिए प्रावधान किए गए थे, इसके तो ये सर कुछ उदाहरण है जो उनकी व्यवहारिक सोच को दिखाता है, और उनके आधार पे उन्होंने हमें ऐसा संविधान दिया कि उनकी सोच भी हमें उसमें परिलक्षित हो। ओके, तो कई बार जैसे गांधी को लेकर विरोधाभास भी रहा है कि गांधी ने भगत सिंह को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर जितना मुझे पता है इसके बारे में, ये महात्मा गांधी ने जो इरविन से जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, उसमें तो सर ये शर्त थी इरविन की कि जो क्रांतिकारी आंदोलन है, क्रांतिकारी आंदोलनकारी है, उनको छूट नहीं दी जाएगी, राजनीतिक कैदियों की मुक्ति की जाएगी। और इसके अलावा महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत तौर पे इरविन को भगत सिंह को छोड़ने के लिए कहा था, परंतु इरविन नहीं माने। ओके, अच्छा एक अभी रफाल थोड़ा सा चलिए इतिहास के कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये बताइए कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद का उदय भारत में यदि आधुनिक समय में कहा जाए तो सर 1857 की जो घटना है, क्रांति है, उससे माना जाता है। और उसके बाद में सर कुछ छोटे इंसिडेंट हुए थे जिससे भी माना जाता है, जैसे सर स्वदेशी आंदोलन है, या उससे पहले जो विदेशी जो व्यक्ति थे उनको उनके विरुद्ध कानून को सुनने के लिए भारतीय जजों को नहीं रखने के लिए कोई बिल आया था, सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा उस बिल का नाम। और इसके अलावा सर के बाद में सर जो असहयोग आंदोलन हुआ, या फिर कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। ओके, कांग्रेस की स्थापना को लेकर एक विवाद है, सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत। ये सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत क्या है? सुनाई नहीं दिया, एक बार फिर। कांग्रेस की स्थापना में एक विवाद है, सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत। सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत क्या है?
तो इस सिद्धांत में ऐसा कहा गया कि जो कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने इसलिए की थी क्योंकि जो भारतीय असंतोष है उसको बाहर व्यक्त करने के लिए एक सेफ्टी वॉल्व की तरह होना चाहिए ताकि ये असंतोष किसी बड़ी क्रांति के रूप में ना फूटे। ओके। अच्छा, कर्जन को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है, इसका कारण? सर, इसका कारण सर कर्जन के द्वारा जो बंगाल विभाजन लाया गया था या बंगाल विभाजन का बिल लाया गया था, उसके बाद भारत में जो भारतीयता को लेकर या स्वदेशी आंदोलन पैदा हुआ था उसके बाद, इस कारण से कर्जन उसका उत्प्रेरक था। अच्छा, भारत बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कब हुई? सर 1911 में। क्या था? सर 1911 में जब दिल्ली दरबार हो रहा था तो उसमें बंगाल विभाजन को निरस्त किया गया। गुड। उसमें एक और घोषणा हुई थी दिल्ली दरबार में, वो क्या थी? सर उसमें भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली लाया गया। ओके। अच्छा, बंगाल भंग को रद्द करने का कारण बता सकते हैं? एक तो जो स्वदेशी आंदोलन है उसके कारण जो अंग्रेजों पे दबाव पड़ा। इसके अलावा सर अंग्रेज भारत जो बंगाल में शिक्षित वर्ग है उनका हमेशा समर्थन लेने की कोशिश करते थे, तो इसके लिए भी उन्होंने एक तरीके से बंगाल विभाजन को निरस्त किया। सर अभी मैं दो याद कर। ओके, चलिए कुछ करंट इश्यूज के 2-3 प्रमुख मुद्दे हैं। जैसे एक रफाल को लेकर एक विवाद की स्थिति बन रही है, राफेल विमान, वो विवाद क्या है? सर रफाल डसॉल्ट एविएशन जो कि फ्रांस की कंपनी है उससे खरीदे गए विमान है। तो पहले सर ये इन विमानों की संख्या जो कांग्रेस सरकार के समय 126 खरीदने का विचार था, परंतु वर्तमान में एनडीए सरकार के द्वारा 36 विमान ही खरीदे गए और इनकी जो कीमत है वो प्रति विमान 500 करोड़ की जगह 1600 करोड़ आंकी गई। परंतु उस सरकार के द्वारा ये कहा गया कि ये इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फिडेंशियल डील है, जिसके कारण जो डील की जो रिपोर्ट्स है वो सार्वजनिक नहीं की जा सकती आज, क्योंकि इसको उन्होंने सरकार एनडीए सरकार का ये कहना है कि जो वर्तमान विमान है वो अधिक उन्नत है या हथियारों से लैस ये भी हाल ही में जो विवाद हुआ है फ्रांस में, वहां पे एक न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति हुई है जांच के लिए, उस विवाद के बारे में आपसे जानना चाहूंगा। तो वर्तमान में फ्रांस की एक एनजीओ है जिसने कोर्ट में एक अर्जी दायर की थी, जिसके आधार पे न्यायपालिका ने वहां पर जांच शुरू करने के आदेश दिए हैं। एनजीओ का नाम? शेरपा सर। और शेरपा ने किस रिपोर्ट के आधार पर, किस पत्रकार की रिपोर्ट के आधार पर ऐसा किया? सॉरी सर, मैं पत्रकार का नाम याद। ओके, ठीक है। दसॉल्ट एविएशन ने जो भारत विमान भेजे हैं, भारत की किस कंपनी से उसका लिंक है कि उसके थ्रू वो भारत विमान भेजेगा? तो रिलायंस जो इंडस्ट्री है, रिलायंस कम्युनिकेशन, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि जो कनाडा है, कनाडा में भी एक घटना हीट डोम क्या होता है? सर हीट डोम जो पश्चिमी प्रशांत महासागर है उसमें सर गर्म जल के कारण वहां पर निम्न दाब की स्थिति और संवहन की जो जल में संवहन के कारण सर जो गर्म हवाएं हैं वो कनाडा की तरफ चली और ऊपर से सर वो उत्तरी आर्कटिक का हिस्सा होने के कारण वहां पर हाई प्रेशर और ठंड है। हाई प्रेशर के कारण जो गर्म हवाएं हैं ये बंद हो गई है एक तरीके से जमीन और उस हाई प्रेशर क्षेत्र के बीच में। इस कारण लगातार वहाँ टेम्परेचर बढ़ा और इसके कारण लगभग 49 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गई। ओके, तो ये हर साल होता है या इसी साल हुआ है? नहीं सर, ये सामान्यतः बहुत सालों बाद होता है, परंतु इसकी तीव्रता शायद जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ गई। इस बार ऐसा क्या हुआ कि हवाएं जाके आर्कटिक प्रदेश में उतरी है, कनाडा के उत्तरी भागों में? तो इसका कारण है जो उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर है वहां पे गर्म जल आया है इसका। ओके, अच्छा, ये बताएं कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला तैराक कौन सी है?
श्री माना पटेल। गुड। अच्छा, ये विश्व क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय क्रिकेटर? श्रीमती, सर एक सेकंड याद कर रहा हूँ मैं, मिताली राज। गुड। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? सॉरी सर, मुझे पता है, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है शायद कोई इनका रिकॉर्ड तोड़ा है। ओके। एक क्वेश्चन और आपसे कि कोविड वर्किंग ग्रुप क्या है? सर जहाँ तक मुझे पता है सर, सॉरी सर, वैक्सीनेशन ग्रुप का पता है मुझे, सॉरी वर्किंग ग्रुप के बारे में पता। ओके। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, गौतम सर आ चुके हैं। तुलु भाषा को लेकर अभी विवाद हुआ है। तुलु भाषा पढ़ा है आपने? जी सर। बताएं। सर ये कर्नाटक के दक्षिण और केरल के उत्तरी हिस्से में बोली जाती है, तो इसको अलग भाषा की मान्यता और 8वीं सूची में, अनुसूची में शामिल करने के लिए वहां पर मांग की जा रही है। ओके, कितनी भाषाएं हैं अभी 8वीं अनुसूची में? 22 भाषाएं। अच्छा, अगर किसी भाषा को 8वीं अनुसूची में डाला जाए तो उस भाषा को क्या लाभ होगा उससे? सर उस क्षेत्र की जो शिक्षा है, व्यवस्था है, उसके लिए उसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा सर जो सार्वजनिक स्थानों पर भी उस भाषा को उस भाषा के साइन बोर्ड लगाएंगे या उसका प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा प्रशासन के द्वारा भी उस भाषा का प्रयोग किया जाएगा, जिससे प्रशासनिक एक सुविधा रहेगी वहाँ के जनमानस को। रिव्यू करते हैं हनुमान जी। देखें, एक तो मैंने आपसे एथिक्स, इतिहास, आधुनिक भारत और करंट इश्यू के क्वेश्चन पूछे हैं, तो आपके उत्तर अच्छे हैं, बस एक आप उत्तर थोड़ा बड़ा देते हैं। तो ट्राई करें कि टू द पॉइंट, मतलब जैसे आपसे पूछा जाए कि 4 गुण बताएं तो आप सीधे सीधे 4 गुण गिना दीजिए, 1 2 3 4। उनकी व्याख्या मत करिए, व्याख्या का कहा जाए तब व्याख्या करिए। और उत्तर टू द पॉइंट करेंगे तो उत्तर अपने आप ही कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा बड़ा उत्तर देंगे तो इरिटेट होता है बोर्ड। और बाकी उत्तर आपके अच्छे हैं। ये जो जैसे मैंने आपको सत्यनिष्ठा का क्वेश्चन, आपने बाकी उत्तर सही दिए। सत्यनिष्ठा को जब मैंने आपसे पूछा तो आपने इसका काफी बड़ा उत्तर दिया, पर वो सही नहीं है। एक आरएस के रूप में सत्यनिष्ठा यही होगी कि सरकार के जो आदेश है, कार्यक्रम है, योजनाएं, उनको लक्षित वर्ग तक पहुंचाना, मतलब आपकी ड्यूटी को पूर्ण निष्ठा के साथ प्रतिपादित करना ही सत्यनिष्ठा। और उसकी अगर हम उस व्याख्या में जाएं सैद्धांतिक अर्थ में, तो वो आपने सही बताया, मन वचन कर्म से समानता की भावना ही सत्यनिष्ठा है। तो एक आरएस के रूप में आपकी जो निष्ठा है, जो आपकी इंटीग्रिटी है, वो इस रूप में प्रकट होती है। तो आपने इसका उत्तर कुछ अलग दिया था, तो ये लाइन उसमें बताया कि मेरी सत्यनिष्ठा अगर पूछा जाता तो ऐसा बताएं। गांधीवादी मूल्य आपने ठीक बताए, सत्य अहिंसा वगैरह का ठीक उत्तर है आपका। गांधी लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे, जो रूसी हैं, जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो ये आपको पता भी भूल गया। हाँ, उनकी बुक है वॉर, ये पीस एंड वॉर, तो उससे गांधी प्रभावित थे। और राष्ट्रवाद का, जो आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय माना जाता है, कांग्रेस की स्थापना से माना जाता है, कि कांग्रेस की स्थापना से ही राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ है। और राष्ट्रवाद क्या होता है, कौन कौन से कारकों ने उसको प्रोत्साहित किया है, विदेशी शिक्षा या अन्य जो इनकी अंग्रेजों की लूट खसोट या प्रतिगामी नीतियां, जो भी 8-10 कारण है, वो एक साथ आप उसको टू द पॉइंट करके रखें तो आपका अच्छा उत्तर रहेगा। कर्जन का उत्तर आपका अच्छा था, दिल्ली दरबार आपका बढ़िया उत्तर था। राफेल वाला जो आपने बताया, इसमें जो एक वहां का न्यूज पोर्टल है मीडिया पार्ट के रिपोर्टर है फिलिपिन यान, उनकी रिपोर्ट के आधार पर शेरपा ने ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। तो ये फैक्ट्स, बाकी आपने शेरपा बता दिया था, अच्छा उत्तर था आपका ये। कनाडा में हीट डोम जो आपने बताया, उसमें जो पौने कर्क रेखा पे उतरनी चाहिए, जो पौने विषुवत रेखा से ऊपर उठती है और फिर कर्क रेखा पर उतरती है, वो पौने कुछ कारणों से आगे चली गई और वो गर्म हवाएं कनाडा में उत्तरी भागों में उतर गई, इसलिए वहां एक गुंबद बन गया। उस गुंबद के कारण पृथ्वी का जो तापमान है वो वापस लौट नहीं पाया और तापमान कंटिन्यू वहां बना रहा और डोम बन गया एक
वो पौने वहां क्यों पहुंची, तो उसका प्रभाव था जेट स्ट्रीम, सॉरी जेट पौने। तो आप जेट पौनों का पढ़ के रखें कि जेट पौने क्या होती है, या द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जेट पौने नाम क्यों पड़ा, बहुत तेज गति के कारण। और एक आप ये भी देखें, इसके साथ अभी मानसून चल रहा है, तो मानसून का आगमन, मानसून का प्रस्फोट, बर्स्ट ऑफ मानसून, ये बुलेट मानसून, अति तीव्र तेजी से 10 दिन में पूरे भारत में फैल जाना, ये बुलेट मानसून। इस तरह से ये भी थोड़ा देख के रखें। इंग्लैंड की शार्लोट एडवर्ड्स है, इनका रिकॉर्ड थोड़ा है मिताली राज में, तो वो थोड़ा सा फैक्ट्स और देखें थोड़ा। और ये आपने माना पटेल का आंसर बिल्कुल सही बताया। ओवरऑल देखें, हनुमान जी तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, और थोड़ा सा सहज, एकदम इतना टाइट भी नहीं रहे, मतलब थोड़ा स्माइल भी करें, मतलब जब बोर्ड मौका देख के, ऐसा नहीं कि हमेशा हम स्माइल करें, ऐसा कोई क्वेश्चन हो या कभी आप पूछें तो हल्का सा फेस पे एक स्माइल भी लाइए। गंभीर रही, अच्छा है, पर पूरी गंभीरता मोनोटोनस बनाएगी, बोर्ड को बोर करेगी। तो कहीं कहीं बीच बीच में कुछ पूछें या उत्तर दें तो एक सहज सी मुस्कुराहट आपके फेस पे होनी चाहिए। बाकी व्यक्तित्व बढ़िया है आपका, उत्तर देने का तरीका बहुत अच्छा है, संतुलित और शांत भाव से आप उत्तर देते हैं, ये आपके मजबूत पक्ष हैं। और कमियां कुछ भी नहीं है, बस छोटी मोटी कमी जो मैंने आपको बताई है, बड़ा उत्तर और कुछ थोड़ा सा मैनेज करना, बाकी ओवरऑल बढ़िया है आपका। तो ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं बहुत बहुत आपको। जी, हमारे साथ गौतम सर हैं। जी गौतम सर। हेलो। नमस्ते सर। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हनुमान दान जी, आप यू बिलोंग्स टू बीकानेर? जी सर। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया आपने? जी सर। यू आर डूइंग समथिंग, कोई जॉब कर रहे हैं क्या? नहीं सर, अभी जॉब नहीं कर रहा। अच्छा, आपने कब किया था ये? जी सर, ये मेरा 2017 में हुआ था, परंतु जो डिग्री आने का प्रोसेस है तो इसमें आरटीयू में मैं जाके लेके आया था, तो उसमें सर 2018 प्रिंट कर आ जाता। गुड गुड गुड। अच्छा चलिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके लिए हैं, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आप थोड़ा सा, आपने तैयारी तो आपकी पूरी होगी क्योंकि आपने इसमें तो ग्रेजुएशन किया है। तो 1 किलोवाट के बराबर होता है, क्या होता है 1 किलोवाट के बराबर? 1 किलोवाट के बराबर सर, एक फोर्स पावर जिसको अपन कहते हैं, फोर्स। उसका ना वो कितनी कैलोरी में, कैसे आप डिसाइड करते हो? कैलोरी में सर, मैं बाद में आपको ये करूंगा, बाद में ना इसका आपको ध्यान आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? सॉरी सर, अभी मैं याद नहीं कर पा रहा, मैं जूल और कैलोरी का संबंध जानता। चलो, एक कौन सा ऑप्टिकल फाइबर, जिसको आप ऑप्टिकल फाइबर कौन सा जो है ना, मतलब वो सूचनाओं के रिलेटेड जो होता है ये? जी सर, क्या क्वेश्चन था आपका? कौन सा ऑप्टिकल फाइबर सूचनाओं के लिए जो है ना काम, मतलब यूज करते हैं आप लोग? जी सर। सर ये जो प्रकाश वेव्स हैं, उनका सर कम्युनिकेशन के रूप में जब प्रयोग करते हैं तो इसको ऑप्टिकल फाइबर्स की जो ट्यूब्स होती है उसके अंदर से संचारित किया जाता है। अच्छा, ये गैलियम आर्सेनाइड क्या है ये? सर ये दोनों अर्धचालक है। अर्धचालक है सर, सेमीकंडक्टर है। अच्छा, सेमीकंडक्टर। अच्छा, ई गार्बेज को अगर आपने डिलीट नहीं किया या उसको जो है ना, मतलब निपटारा नहीं किया, तो वो आपके जो है ना किस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है बॉडी में? जी सर। सर जो इसमें कुछ रेडियो एक्टिव तत्व की तरह ही कुछ एमिशन होता है, जो क्या रेडिएशन कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि किसी पानी के साथ में या हवा के साथ में भी सर ये इनके जो इंग्रेडिएंट हैं वो पहुंचते हैं तो वो सर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं।
तो उसके लिए सर जो ई वेस्टेज है उसको हल करने के लिए अलग अलग देशों ने नीति बनाई है, जिसमें जापान सर्वोपरि। वेरी गुड। अच्छा, प्रकाश के तंतु में यात्रा करने वाला प्रकाश किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रकाश के तंतु में यात्रा करने वाला प्रकाश किस सिद्धांत पर आधारित है? सर वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित। इसका एक वर्ड और है इसके लिए, सर अभी मैं याद, स्नेल वर्ड है क्या? क्या सर? स्नेल का नियम। हाँ जी सर, स्नेल का नियम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, इसमें सर आपतन कोण का मान यदि क्रांतिक कोण से अधिक हो तो वापस जो कि आपतित कोण है वापस उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती। तो वही तो मैं पूछ रहा था। अच्छा, ये इंडक्शन वेरिएबल टाइप ट्रांसमीटर क्या है? ये ट्रांसफार्मर, इंडक्शन वेरिएबल टाइप ट्रांसफार्मर क्या है ये? सॉरी सर, अभी मैं याद नहीं कर। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक कंडक्शन वेरिएबल टाइप ट्रांसफार्मर को क्या है इसका दूसरा नाम, शॉर्ट नेम क्या है? सर सॉरी सर, ये वैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से हूँ और ये प्रश्न इलेक्ट्रिकल के, इसके अलावा सर मुझे इंजीनियरिंग किए हुए काफी समय हो गया तो अभी मैं याद नहीं कर। अच्छा, एक ये सीधा सा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर में कौन सा जो है तेल होता है डालते हैं उसमें? सॉरी सर, उसका मैं नाम भूल गया। आपने किस तरह की डिबेट में भाग लिया है? सर जो सामाजिक मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, इसके अलावा राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों। राजनीतिक मुद्दा पे कौन सा जो है ना टॉपिक पर आपने डिस्कस किया है कभी? जी सर, जो दल बदल है उस पर डिस्कस किया है। आप व्हाट डू यू मीन बाय, आपको जो है ना दल बदल के बारे में आप क्या सोचते हैं? सर जो दल बदल कानून लाया गया था वो अच्छी नीति के तहत लाया गया था, परंतु वर्तमान में सर इसकी बहुत सी जो कमियां हैं उसका फायदा उठाया जा रहा है। जैसे सर सदन में जो बहुमत है उसके आंकड़े को कम कर दिया जाता है। यदि किसी को दल बदल करना है तो वो उस दल से इस्तीफा दे देता है, जिससे सदन में सर जो दूसरा विश्वास मत के लिए आवश्यक मतों की संख्या कम हो जाती है। इससे सर दूसरा जो पार्टी या विपक्ष है उसका फायदा उठा के सत्ता में आ जाता है और सर उसके इस्तीफे के बाद में वह उसी क्षेत्र से वापस चुनाव लड़के उसमें सर उसी पार्टी में शामिल हो जाता है, दूसरी पार्टी। तो एक तरीके से उन्होंने दल बदल का एक विकल्प ढूंढ लिया। तो ये सर की क्या प्रश्न की क्या क्वाड की जी सर, क्वाड 2007 में जो जापान के प्रधानमंत्री है शिंजो आबे, उनके द्वारा जो सुनामी आई थी इन क्षेत्रों में, तो पहली बार सर स्कूल लाया गया था आपसी सहयोग के लिए। और उसके बाद में सर 2017 में पुनः इसका एक पुनर्गठन किया गया और इसके तहत जो सहयोग है उसका क्षेत्र बढ़ाया गया, जिसके तहत हिंद प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था और जो फ्री नेविगेशन के लिए आपसी सहयोग को बढ़ाया गया। और इसके अलावा सर कुछ मीडिया सूत्रों के अनुसार या इसका एक और भी दृष्टिकोण ये है कि ये चीन को जो उसकी आक्रामक नीति है या विस्तारवादी नीति है उसको काउंटर करने के लिए भी इसका उपयोग किया गया। इसमें कौन कौन शामिल है अभी? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। अच्छा, एक जापान का इसमें छोटा सा कंट्री है, वो उसका खास जाना प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से वो इसमें काफी शुरू से ही इफेक्टिव रहा है क्वाड में? सर इसका एक तो कारण जापान का पूर्वी चीन सागर में जो द्वीपों को लेकर चीन के साथ विवाद है, जिनमें सेनकाकू द्वीप वगैरह है। इसके अलावा सर इसके अलावा सर उसको उत्तरी कोरिया से खतरा है और उत्तरी कोरिया का सबसे बड़ा जो पार्टनर कह सकते हैं या हथियारों में या ट्रेड में वो चाइना है। तो सर इसलिए इनडायरेक्टली चाइना को काउंटर करने के लिए, और साथ ही सर जापान अमेरिका का सहयोगी है और अमेरिका उसकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी वो अमेरिका की है। तो इस कारण सर स्वाभाविक रूप से ये अमेरिका का सहयोगी होने के नाते क्वाड में है। अच्छा, अमेरिका को शामिल क्या जरूरत थी इसमें? सर अमेरिका सर जापान और दक्षिण कोरिया की सुरक्षा की
जिम्मेदारी है ये वो ये एक तरीके से अमेरिका ने ले रखी है। और इसके अलावा सर अमेरिका 1991 के बाद एक विश्व व्यवस्था में एक दुनिया का जो नियामक की भूमिका निभाता है। तो इसके तहत ये दक्षिण चीन सागर हो या हिंद प्रशांत क्षेत्र हो या दक्षिण पूर्वी चीन सागर हो, वहाँ पर जो चीन के द्वारा 9 डैश लाइन वो अन्य कारक हैं जिसके आधार पे वो अपनी विस्तारवादी नीति या अग्रेसिव पॉलिसी दिखा रहा है, इसके कारण उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका आ रहा है। इसके अलावा विश्व व्यवस्था में भी सर जो चीन है जो एक विकल्प के तौर पर उभर रहा है, तो अमेरिका उसको काउंटर करने के लिए एक गठबंधन बना रहा है। अच्छा, भारत और चीन की सीमा का विवाद का कारण क्या, खास कारण क्या मानते हो आप? सर इसका एक तो कारण है कि जो तिब्बत था, तिब्बत वाला क्षेत्र है, तो उस समय जब ब्रिटिश भारत के समय तिब्बत और ब्रिटिश के बीच में जो संधियां हुई थी उसे चीन नहीं मानता है, क्योंकि चीन मानता है कि जो ये क्षेत्र है सर जो उसका नेतृत्व चीन के द्वारा किया जाएगा, ना कि जो लामाज थे उस क्षेत्र के, लामा जो धार्मिक गुरु थे उनके द्वारा। और इसके अलावा सर चीन की सर एक विस्तारवादी नीति भी रही है जो इस कारण ये सर जो इस क्षेत्र में अग्रेशन दिखाता है। जैसे सर जो मैकमोहन रेखा है वो जल विभाजन के आधार पर बनाई गई है, परंतु चीन उसको नहीं मानता है। क्या चीन विश्व के लिए खतरा मानते हो आप चीन को अब आज के टाइम? सर खतरा तो नहीं कह सकते, परंतु उसकी कुछ नीतियां हैं जिसके कारण ये संदेह उत्पन्न होता है। और जैसे सर विस्तारवादी नीति हुई या समुद्री नौवहन है उसको बाधित करने की नीति हुई। इसके अलावा सर BRI है, उसके तहत जो छोटे देश हैं या विकासशील देशों को डेट ट्रैप में फंसाने की नीति हुई। और इसके अलावा सर जो डंपिंग करता है चीन विश्व व्यापार में, तो वो भी सर ये कुछ ऐसी नीतियां हैं जो चीन को संदेह की घेरे में रखती। अच्छा, अगर चाइना को अगर आप नहीं मानते हो खतरा, तो गल्फ कंट्री के किसी देश को मानते हो आप? सर किसी एक देश को पूरी तरह खतरा कहना तो सही नहीं रहेगा, परंतु यदि उसका उस क्षेत्र विशेष में शांति स्थापित करने में बाधा है तो उसकी जो कुछ नीतियां उसको या उसकी जो कुछ विचारधारा का एक हिस्सा है वो गलत कहा जा सकता है। जैसे सर ईरान का जो रुख है कट्टरपंथ की तरफ, तो वो सर मध्य एशिया में या मध्य एशिया या पूर्वी एशिया में पूर्वी एशिया में पश्चिमी एशिया में शांति के लिए बाधा है। जैसे उसके द्वारा हिजबुल्लाह को समर्थन देना, इसके अलावा हुती विद्रोहियों को समर्थन देना और इसके साथ ही गाजा पट्टी के अंदर हमास को समर्थन देना, तो ये सर एक तरीके से थोड़ी अग्रेसिव पॉलिसी होगी। इसके अलावा सर सऊदी के द्वारा भी जो मुस्लिम देश है उनमें सर जो वहाबी विचारधारा के प्रमोशन के लिए जो कि एक कट्टर विचारधारा है उसके लिए आर्थिक मदद या उलेमाओं या शिक्षा की जो व्यवस्था है वो भी सर थोड़ा अग्रेशन का हिस्सा। अच्छा, एक बात और क्वेश्चन आपके छोटा सा, भारत की आजादी की घोषणा की तत्काल क्या कारण मानते हो आप? तत्काल कारण में तो सर सबसे बड़ा कारण तो भारत की जो स्वतंत्रता आंदोलन है वही है, जो कि निरंतर महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ। इसके अलावा सर जो भारत की पूर्वी सीमाओं पर आजाद हिंद फौज और जो जापानी अग्रेशन था वो भी इसका एक कारण था। इसके अलावा जो भारत की जो सेनाएं थी, सशस्त्र सेना और भारतीय जो जल सेना थी नौवीं, जिसमें के तहत INS तलवार वगैरह की जो घटनाएं, तो वो सर एक मुझे लगता है कि उत्प्रेरक कारक थे। और इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो अंग्रेजों के लिए उपनिवेशों को बनाए रखना एक महंगा और उनके बस की बाहर की चीज थी। अच्छा, एक क्वेश्चन और लास्ट, ये गदर पार्टी के बारे में क्या जानते हो आप? सर इसकी स्थापना 1913 के अंदर लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में की गई थी अमेरिका में, जिसके तहत ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें सहयोग के लिए ये बनी थी। गुड 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 गुड। तो मैं जो है आपको हनुमान दास जी 2-3 क्वेश्चंस का आपको मैं बता देता हूँ। 1 किलोवाट के बराबर होता है 860 किलो कैलोरी होता है, 860 किलो कैलोरी। 60 ध्यान आया?
हाँ 860 किलो कैलोरी जो है उसमें 1 किलोवाट के बराबर होता है। जी सर। ध्यान आया आपको? जी सर, मैं बेहतर तरीके से कर नहीं पाया तो थोड़ा देखूं। अच्छा, कौन सा ऑप्टिकल फाइबर है तो चरणबद्ध सूचकांक का संचालन करता है? चरणबद्ध सूचकांक का संचालन ऑप्टिकल फाइबर का जो है ना उसका ये देखिए, आई एम नॉट मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि आई एम नॉट साइंटिस्ट, जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन नहीं किया, मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके गूगल से सर्च किए थे आपके लिए, तो उसमें जो है ना इसका आंसर यही देखा था। जी सर। अच्छा, गैलियम आर्सेनाइड का जो है एक एलईडी किससे बने क्या होते हैं? तो वो गैलियम आर्सेनाइड होता है जो एलईडी में लगे होते हैं। हाँ हाँ सर, एलईडी में भी सर अर्धचालक ही लगे होते हैं। वही मैं कह रहा था। आपने ई गार्बेज के बारे में, ई कचरे के बारे में आपने सही बताया है कि वो जो है ना कई सारी बीमारियां क्रिएट करते हैं, जिसमें मस्तिष्क, फेफड़े और कई तरह की जो है शरीर को हानि होती है। वो आपका सही जवाब था। एक प्रकाश की तंत्र में यात्रा करने वाला प्रकाश का किस सिद्धांत पर आधारित है? वो स्नेल का नियम है, वो स्नेल का नियम है। जी सर। और एक एलवीडीटी इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन वेरिएबल टाइप ट्रांसफार्मर कहलाता है। जी सर, मुझे पता नहीं था इनके बारे में, अभी जुड़ा नहीं था थोड़ा। चलिए कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर में नैफ्था का तेल डालते हैं। हाँ ध्यान आया? जी सर, ये मैंने देखा था कि ट्रांसफर के बाद में जो नेफ्टा का तेल डाला जाता है। इसके अलावा एक और टंकी बनाई जाती है जिसमें ओवरफ्लो के लिए भी इसमें व्यवस्था होती है। जो बॉयल होने के बाद में इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, तो इसके लिए ऊपर एक और टंकी होती है। ये पढ़ा था मैंने, पर मुझे नाम याद नहीं आ रहा था। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, एक जो ना भारत चीन सीमा की विवाद थे, एक कारण आप भूल गए थे जी सर। कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ भारत को छोड़ के जा रहे थे तो भारत और चाइना, और तो सब आपने से बताया, लेकिन भारत और चाइना के बॉर्डर का डिसाइड नहीं किया है। सीमा रेखा नहीं हो पाया था और वो चले, और उसकी वजह से ये जो है ना मतलब विवाद का बहुत बड़ा कारण बन गया उनके लिए। तो उसको तो आधार मिल गया है। तो ये हाँ सर, अक्सर वैसे सर उन्होंने पहले डील की थी तिब्बत के साथ, जिसे चाइना ने मानी नहीं थी। जैसे सर शिमला समझौते में 1914 का जो हुआ था। इसके अलावा सर मैकमोहन रेखा है, पर उसे चीन माना नहीं। और जो आपका सही है कहना कि 1947 में इन्होंने कोई डील नहीं की थी। जो पहले की डील थी उसे चाइना डिनाई कर रहा था, और बाद में एक भारत चीन के लिए आपने जो है सही जवाब दिया है कि वो, क्योंकि वो एक जो ना वो ये यूं कह सकते हैं कि वो इस तरह का कंट्री है कि वो बिजनेस माइंडेड कंट्री है चाइना। वो युद्ध तो नहीं करना था, लेकिन खतरा अब जो है ना कि इस तरह का वायरस जैसी जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट करके दुनिया के लिए खतरा पैदा कर सकता है। लेकिन ऑलमोस्ट आपका जवाब उसमें सही था। एक जो है ना क्या गल्फ कंट्री के जो वो भी आपका सही जवाब था कि उसमें बहुत सही जवाब आपने दिया है कि उसमें जो है ना ये ईरान और अफगानिस्तान ये मतलब प्रॉब्लम जो है ना क्रिएट हो सकती है, लेकिन कोई भी इमीडिएटली जो है ना कोई इस तरह रिस्क नहीं लेगा। लेकिन वो लोग जो है ना आपका उसमें भी सही जवाब था। भारत की आजादी के पीछे आपने बहुत सही साइंटिफिक जवाब दिया था। मैं सोच रहा था कि एक न एक एस्पेक्ट आप भूल जाएंगे। उसमें क्या है कि आजाद हिंद फौज का तो योगदान था ही सही, और तलवार स्कूल का मैं सोच रहा था कि आपके शायद माइंड में नहीं आएगा, लेकिन तलवार स्कूल का भी आपका जवाब आपका सही था। लेकिन एक कारण आप भूल गए थे उसमें, वो था कि एक तो अमेरिका ने इसको जो है ना यहाँ पर एक तो तेलंगाना में आंदोलन हुआ था और एक तेभागा आंदोलन हो रहा था, और ये जो है ना कम्युनिज्म से बेस्ड थे ये जो आंदोलन सारे। तो ये भारत में बहुत कम्युनिज्म का बहुत बड़ा प्रकोप होने वाला था। तो अमेरिका ने जो है ना ये जो है ना जो इंग्लैंड को ये जो घोषणा प्रेशर डाला था इंडिया को आजाद कर देना, अन्यथा पूरा देश है ना कम्युनिस्ट हो जाएगा। तो वो एक कारण और था। जी सर, मैं बोलने वाला ही था। ये मैं बोलने वाला ही था कि जो मित्र राष्ट्र थे वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में दबाव बनाया था कि जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद में अमेरिका का कहना नहीं माना था इन देशों ने,
जैसे राष्ट्रसंघ की नीतियां हो या अमेरिका का कहना नहीं माना था, इसलिए सर वो जो पेरिस की जो संधियां हुई थी उससे बाहर भी हो गया था अमेरिका। तो परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इंग्लैंड इतना सशक्त नहीं था, फ्रांस तो ऑलमोस्ट था ही नहीं, तो इस कारण उन्हें अमेरिका की जो संधियां थी माननी, अमेरिका की जो शर्तें थी माननी पड़ी और उपनिवेशों को आजाद करना पड़ा। हाँ, लेकिन ये एक कम्युनिज्म की ओर तेजी से बढ़ रहा था। ये तेलंगाना में वहां पर जो है ना तेभागा आंदोलन हुआ था, और ये तेभागा के आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे पूरे, मतलब जो है ना पूरा बहुत बड़ा प्रदेश में जो है ना ये कम्युनिज्म का जो है ना प्रकोप हो गया था। तो इसकी वजह से अमेरिका को ये लग रहा था कि पूरा ये तो कम्युनिस्ट चाइना हो जाएगा, रशिया हो जाएगा, और इंडिया भी अगर कम्युनिस्ट हो गया तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसकी वजह से इमीडिएटली जो है ना उस अमेरिका ने जो है इस पर जो है ना प्रेशर डाला था। एज ए होल, हनुमान दास जी, आप पहली दफा यू केम इन द फर्स्ट टाइम हमारे साथ आप आए, आई थिंक। जी सर। हाँ, इवन देन आपका जो है ना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और आपका नॉलेज भी है। आई फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। एंड आपका कब बता रहे हैं आप इंटरव्यू? सर 12 जुलाई। गुड। आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छी तरह से स्टडी और कीजिए। एंड जर्नल जो है ये आप डे टू डे जो है ना ये न्यूज़पेपर आप जरूर देखिए। विश यू बेस्ट। थैंक यू सर। जी हनुमान दास जी, सुन पा रहे हो? जी सर। मुझे ये बताइए, बीकानेर क्यों फेमस है? सर बीकानेर सांस्कृतिक रूप से करणी माता का मंदिर, इसके अलावा विष्णुई संप्रदाय की स्थापना जाम्बोजी के लिए जशनाथ जी, और इसके अलावा उष्ट अनुसंधान केंद्र है, और सांख्य दर्शन के संस्थापक जो है कपिल मुनि सरोवर, और इसके अलावा सर जो पापड़ भुजिया उद्योग है बीकानेर का, वो बहुत फेमस है। बीकानेरी भुजिया मुख्य है। अच्छा, मुझे ये बताइए, बीकानेर में भुजिया निर्माण कब से शुरू हुआ था? सर ये 1875 में। कौन थे शासक उसमें? सर श्री डूंगर सिंह जी। अच्छा, ये बताइए, इसको जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग क्या होता है? सर ये किसी उत्पाद या वस्तु को दिया जाता है जो उस क्षेत्र विशेष में उत्पादित होती है, और उस क्षेत्र विशेष के कारण ही उसमें वो या तो परंपरागत गुणों के कारण या वहाँ के कुशल व्यक्तियों के कारण उसकी एक छवि उस क्षेत्र के साथ ही बनी हुई होती है। तो वर्तमान में सर आईपी एक्ट के बाद में सरकार के द्वारा यदि उस चीज का नाम यूज करना है उस क्षेत्र का, तो उस क्षेत्र में यदि बनी है तो ही उसका यूज किया जा सकता है। अच्छा, किसी प्राकृतिक चीज को भी दे सकते हैं क्या जीआई टैग? जी सर। अच्छा, बताइए राजस्थान में कोई उदाहरण जिसको जीआई टैग दिया गया? प्राकृतिक चीज में सर सॉरी सर, अभी मैं याद नहीं कर पा रहा प्राकृतिक चीज। मकराना का जो मार्बल है उसको दिया है। हाँ जी सर। तो टोटल राजस्थान से 11 जो है उत्पाद उनको दिया गया है। अच्छा, आप अभी मुझे करणी माता के बारे में बता रहे थे, तो मुझे बताइए करणी माता का मूल नाम क्या था? रिदुबाई सर। अच्छा, यहाँ पर जो चूहों की संख्या अधिक है वो जगत विज्ञात पूरे विश्व में प्रसिद्ध है ये मंदिर। अच्छा, अब चूहों को रोगों का वाहक माना जाता है अधिकतर देशों में, तो यहाँ पर ऐसे क्या परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से ये रोग नहीं फैला पाते हैं? सर एक तो सर विश्वास है, यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो प्लेग है वो भी यहाँ नहीं होता है, और इसके अलावा सर कारण है मेरे हिसाब से ये है कि एक तो जो ये चूहे हैं वो उस परिसर में ही रहते हैं, और इसके अलावा इनके खान पान का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। दूसरा सर ये दूसरे जो जीव हैं उन पे निर्भर नहीं है, जैसे जैसे कह सकते हैं कि जब ये पर्यावरण में बाहर पारिस्थितिक तंत्र में होंगे तो सर ये दूसरे जीवों से या एक चैन से जुड़े होंगे, जबकि मंदिर परिसर के अंदर ये दूध या मानव निर्मित उत्पाद है उन पर ही निर्भर है। तो मुझे लगता है सर इस कारण एक ये बंद व्यवस्था टाइप में है, तो इसलिए किसी वायरस के कारण ये इसके वाहक के रूप में कार्य नहीं करते।
अच्छा, बीकानेर की शुष्क जलवायु कोई फैक्टर है क्या इसके पीछे? सॉरी सर, इस बारे में मुझे पता चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, एक वहां पर आपके अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है बीकानेर, नहीं। जी उसके पीछे क्या मान्यता है? जो नृतक होते हैं उनके पैर जलते नहीं, उसके पीछे क्या मान्यता है? सर, इसके पीछे सर मेरे हिसाब से धार्मिक मान्यता ही मानते हैं, कि जिसके तहत वो जो सिद्ध होते हैं जशनाथ जी के उपासक, उनके द्वारा इस पे नृत्य किया जाता है। तो वो एक कहते हैं कि एक जो विशेष परिस्थिति या दूसरे भाषा में कहें तो एक विशेष मोटिवेशन के बाद ये कर पाते हैं, सामान्यतः ये नहीं कर पाते हैं, जिसे कहते हैं सर, अभी मैं वो नाम याद नहीं कर पा रहा। तो फिर यही अच्छा, कारण मुझे पता। आपने कभी लाइव देखा है नृत्य? जी सर, मैंने इसके एक हिस्से को देखा है, पूरा तो नहीं देख पाया था, पर मैं ये जब शुरू हो रहा था तब तक मैं चला गया। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताइए, आपके जो ये गंगा सिंह जी हैं, इनका अजमेर से क्या संबंध है? सर, इन्होंने मेयो कॉलेज से पढ़ाई की थी अजमेर से। वेरी गुड। एक मुझे ये बताइए, जैसे कबड्डी है, कबड्डी भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं बन पाया है, राजस्थान का राष्ट्रीय खेल नहीं बन पाया, इसके पीछे क्या मानते हैं कारण? एक तो सर इसके मानक सही से स्थापित नहीं हो चुके थे। इसके अलावा सर इसकी प्रतियोगिताएं भी नहीं होती थी उतनी मेरे हिसाब से। वो एक अधिक प्रतियोगिता नहीं होना भी इसका एक कारण है। और सर अभी तो मैं दो ही याद कर पा। अच्छा, बांग्लादेश में तो राष्ट्रीय गेम का दर्जा दिया गया है इसको, जी सर। पता है आपको? जी सर, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। वहां पर फिर कैसे दे दिया उन्होंने, बिना आप कह रहे हैं नियम के, ज्यादा रूल्स? और सर इसका मैं अनुमान लगाऊं तो सर शायद 1900 बांग्लादेश आज़ाद 1971 में हुआ था, तो तब तक शायद सर मानक विकसित हो चुके होंगे, तो ऐसा कारण हो सकता अच्छा, मुझे ये बताइए, कबड्डी के विश्व कप में अभी तक कौन विजेता रहा है? है। सर अभी तक जो जो कॉमन स्टाइल कबड्डी होती है उसमें सर सभी में भारत विजेता रहा है 2004, 7 और 16 के अंदर। अच्छा, कोई और देश भारत की टक्कर में? सर ईरान है वो सर, सेमीफाइनल में भी रहा है तीनों, फाइनल ईरान में और सर। पाकिस्तान भी है क्या? जी सर, पाकिस्तान और ईरान दोनों। अच्छा, एक मुझे ये बताइए, राजस्थान के जो इंजीनियरिंग शिक्षण संस्थान है फेमस, उनके नाम बताइए। सर एक तो आईआईटी है, आईआईटी जोधपुर। इसके अलावा सर जयपुर में एमएनआईटी है, मालवीय, तो मालवीय जी के नाम पे है। इसके अलावा सर जोधपुर में एमबीएम कॉलेज है, और इसके अलावा सर कोटा के अंदर आरटीयू राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, और अब सर बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी बन गई। बिट्स पिलानी नहीं है क्या? जी सर, बिट्स पिलानी है एक निजी क्षेत्र का। इसका भी आप ध्यान रखें। अच्छा, एक आपकी कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में कर किया है आपने बीटेक। अच्छा, ये बताइए 5G आने से प्रशासकों को क्या लाभ मिलेगा? सर 5G में जिस प्रकार सर एआई है जिसमें, और इसके अलावा रियल टाइम जो इसका सबसे बड़ा माना जा रहा है कि जो रियल टाइम मॉनिटरिंग है, या रियल टाइम डेटा कलेक्शन है, या रियल टाइम कंट्रोलिंग हो की जा सकती है, तो उसका भी सर अपराध के नियंत्रण में, इसके अलावा जो मॉनिटरिंग का कार्य जितना भी किया जाता है प्रशासन के द्वारा, उसमें सहयोग हो सकता है। और अच्छा, तो जो साइबर अपराध है उनमें तेजी नहीं आएगी इससे? जी सर, साइबर अपराध में काम। उनको भी फायदा मिलेगा, उल्टा प्रशासकों की तो और चुनौतियां बढ़ जाएगी। जी सर। अच्छा, एक पाटा संस्कृति क्या होती है बताइए? सर जो बीकानेर का जो पुराना शहर है, वहाँ पर सर घरों के आगे सामान्यतः पाटे लगे हुए रहते हैं, जहाँ पर बहुत से सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे रम्मत वगैरह, ये कार्यक्रम होली से पहले होता है, वो वहाँ पर होता है। इसके अलावा जो हथाई कहते हैं और विभिन्न मुद्दों पर बातें हैं, वो सर उन पाटों पे की जाती है। इसके अलावा बहुत से
सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इन पार्टों पे होते अच्छा अच्छा, आपने कोटा से किया है या आरटीयू कोटा से 2018 हैं। में? जी सर, बीकानेर से, कॉलेज बीकानेर है, यूनिवर्सिटी कोटा। अच्छा अच्छा, चलिए आप ये बताइए कि आपको क्यों लिया जाए प्रशासन में? आप तो इंजीनियरिंग फील्ड से हैं। जी सर, सर एक तो इंजीनियरिंग फील्ड से और साइंस की फील्ड से होने के कारण सर एक एक लॉजिकल आपकी अप्रोच आवाज है। बहुत धीरे आ रही है हनुमान जी, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। सर इंजीनियरिंग और साइंस की फील्ड से होने के कारण एक तो सर लॉजिकल अप्रोच है या साइंटिफिक टेम्परामेंट है, और इसके अलावा सर चीज़ों को वस्तुनिष्ठ आधार पे देखने की जो अप्रोच है, इसके अलावा सर किसी चीज़ के बारे में निर्णय बनाना, तो ये मुझे सर मेरे जो शैक्षणिक बैकग्राउंड है उससे मिलेगा। और इसके अलावा सर मैं ग्रामीण और शहरी दोनों पृष्ठभूमि से हूँ, मेरी प्राथमिक शिक्षा गाँव में हुई है। तो इसके और शहर में भी सर मैं एक कच्ची बस्ती में मेरा घर है, तो मैंने सर वहाँ की समस्याओं को भी देखा है, ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को देखा है। तो इसका ये प्रशासन में सर हो सकता है मुझे इनसे सहयोग मिले। और इसके अलावा अच्छा सर सर सुनो, वाईफाई देना। जी हनुमान जी, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपको। जी सर, एक सेकेंड सर। हेलो। क्या हुआ है? हो गई क्या? ठीक। हेलो। जी हनुमान जी। सर मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। हाँ, आप कुछ बता रहे थे। हाँ हनुमान जी बोलो। हनुमान जी आवाज आ रही है क्या? मूल्यांकन किया गया है, तो उन्होंने इनकी यही राय है कि ये शायद पर्याप्त मात्रा में मेरे अंदर है। अच्छा, एक आप समस्याओं के बारे में बता रहे थे कि आपने ग्रामीण क्षेत्र की और शहरी समस्याओं को देखा है वहाँ पर, क्या समस्याएं हैं? तो सर जो कच्ची बस्तियों में या मुख्यतः दलित समाज की जो संख्या अधिक होती है, तो इसमें देखा गया है कि सर एक तो इनका जो प्राथमिक या उच्च प्राथमिक लेवल तक की शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसके बाद में जो छोटे रोजगार मिल जाते हैं, इस कारण ये जल्दी वहाँ इंगेज हो जाते हैं, उच्च शिक्षा में इनका इतना नामांकन नहीं हो पाता। इसके अलावा इन क्षेत्रों में सर जो सड़क है, दूसरे क्षेत्रों में देखा है कि सड़कें आराम से बनती है, इनके क्षेत्रों में सबसे एंड में बनती है। इसके अलावा चाहे वो दूसरी नगर निगम की या नगर पालिका की सुविधाएं, वो भी यहाँ बेहतर नहीं होती। और इसके अलावा सर चाहे वो पर्यावरणीय चीजें हैं, तो मैंने देखा है कि इनके क्षेत्रों में हमारे जो मोहल्ले में बहुत कम पेड़ होते थे, कचरे के ढेर अधिक होते थे, और कचरे को भी सर निपटाने के कुछ तरीके मैं देखता था, तो वो जला देते थे, तो उसका धुआं उन्हीं क्षेत्र में आ जाता था। उन लोगों की जागरूकता की कमी के कारण सर वो कभी इन चीजों की ना तो मांग करते थे, ना कभी विरोध करते थे। तो ये चीजें मैंने देखी। तो बीकानेर को तो ओडीएफ जिला घोषित किया गया था। जी सर, अच्छा, फिर भी परंतु वहाँ सर पर। ओडीएफ, जी सर ओडीएफ तो है, पर जो मैं समस्याएं बता रहा हूँ सर, उसमें एक तो कचरे का निपटान, इसके अलावा सर जो ओडीएफ तो है, परंतु सीवरेज का अभी तक जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर नहीं है। खुले में तो सोच का बिल्कुल सर खत्म हो गया है, परंतु जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो इतने बेहतर तरीके से कार्य या सीवरेज से जो जुड़ाव है वो नालियों में मल का जो अधिकतर निकास होता है।
ठीक है, तो इसके ऊपर आप एक और जवाब तैयार रखें कि सिर्फ ये कागजों में ही होता है या वास्तविकता में हेलो सर, ऐसा होता है? तो मेरी आवाज आ रही है सर? और इसमें देखिए कि जैसे कोई प्रशासक उसका स्थानांतरण हो जाता है तो भी कई बार परिस्थितियां बदल जाती है इस प्रकार की, और जो कार्य कृति है उसमें भी थोड़ा ढील दे दी जाती है ऑफिस में। इस प्रकार के उत्तर तैयार रखना। अच्छा, एक मैं लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे कि बीकानेर मॉडल अभी चर्चा में था, जी सर। क्या था ये बीकानेर मॉडल? सर, बीकानेर कलेक्टर के द्वारा जो ऑक्सीजन मित्र लगाए गए थे, जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के वितरण को लेकर, उसकी चर्चा की गई, जिसके तहत ऑक्सीजन का जो अपव्यय हो रहा था तो उसको रोकने के लिए ऑक्सीजन मित्र लगाए। अच्छा, एक लास्ट में वो पिछला वर्ष का भी बता दीजिए। पिछले वर्ष एक और मॉडल चर्चित था राजस्थान में। सर, भीलवाड़ा मॉडल था जो कोरोना को कंट्रोल करने। हाँ, उसमें क्या था? सर, उसके तहत वहाँ के जो कलेक्टर थे श्री राजेंद्र भट्ट, उनके द्वारा सर घर घर मॉनिटरिंग, इसके अलावा जिले की सीमाओं को बंद किया गया था और प्रशासन के द्वारा आवश्यक चीजें उस क्षेत्र जो रेड जोन था उसमें पहुंचाई गई, और इसके अलावा सर दवाइयाँ भी घर घर पहुंचाई गई थी और ठीक है, मास लेवल पे जांच करी। गुड हनुमान जी। लगभग सभी प्रश्नों के आपने बहुत अच्छे और संतुलित उत्तर दिए हैं। एक आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपने पहले भी मॉक दिए हैं कि? जी सर, और कहीं दिए हैं मैंने, आपके ये कृष्णा अकेडमी में सर मैंने पहली बार। अच्छा, देखिए यहाँ पर आपका पहला ही मॉक था ये, और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कह सकते हैं। मैंने अभी गौतम सर से जो प्रश्न किए, गौतम सर ने जो प्रश्न किए थे उनके भी उत्तर सुन रहा था मैं। लगभग सभी में आपके आंसर संतुलित हैं, और ये फाइनल टच कह सकते हैं आपके इंटरव्यू में शामिल होने से पहले। और बहुत अच्छा आपका प्रदर्शन, और हम पूरा विश्वास है हमें कि इसी प्रकार का प्रदर्शन आपका मुख्य साक्षात्कार में भी रहेगा। शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और एक करंट का आपको सर ने बता ही दिया होगा, करंट इश्यूज पे आप बनाए रखें अपनी जानकारी। जी सर। जी सर।